हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है आपका फिफ्थ चैप्टर। इसमें अगर आपको मैं बोलूँ कि इंपॉर्टेंट बहुत ही रेयर ऐसी चीजें हैं जो मतलब पूछी जाती हैं। तो अगर अपन देखें कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रहती हैं जो पूछी जाएंगी बार बार, तो ध्यान रखिएगा बोर्ड में क्या कवर होगा। सबसे पहले आप लोग ये बात याद रखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग देखिए, जितने भी छोटे छोटे ग्रुप हैं जो भी काम बिजनेस में होते हैं, उन सेम नेचर ऑफ ग्रुप को इन लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, डिपार्टमेंट बनाकर अलग अलग लेवल पे बांट देते हैं। तो आइडेंटिफाई करना होता है ग्रुप जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, और उनको ग्रुप गोल को पाने के लिए सबको अपना अपना टास्क दे देते हैं। यही ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। जो बोलता है कि भैया स्टेप क्या है ऑर्गेनाइजिंग के, ये बोलता है आइडेंटिफाई करो सबसे पहले कैसे करोगे आप डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफाई करिए कि क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको अलग अलग करना पड़ेगा, और उनको क्या बना दीजिए। सेकंड स्टेप है डिपार्टमेंट बना दीजिए। डिपार्टमेंटेशन बोलता है कि भैया आप उसको क्या करिए, डिपार्टमेंट बना दीजिए। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सब ऑर्गेनाइजेशन ने बना कर दिया है इसको, है ना। असाइन ड्यूटी मतलब आप काम डिपार्टमेंट बना दिए तो आप उनको क्या दीजिए, काम दीजिए। चलिए अब आप काम करना चालू करिए। फिर स्टेब्लिश रिपोर्टिंग सिस्टम कि भैया आपको काम दे दिया, लेकिन चेक करना भी आना पड़ेगा कि भैया बताइए इनने काम किया कि नहीं किया। तो उसका एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया कि हर किसी का एक हेड होगा, सुपीरियर होगा, जिसको वो क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन देखिए, बिना ऑर्गेनाइजिंग के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता, क्योंकि हर चीज का उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया तो एक लीड करेगा, बाकी लोग उसको सुनेंगे। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क अगर आप चाहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं वर्कर्स और सुपीरियर्स में, या रिसोर्सेज का सही यूज करना चाहते हैं, चेंज जो आ रहा है डायनेमिक नेचर के साथ साथ अपने बिजनेस में भी चेंजेस लाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या डेवलपमेंट चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, तो ये सारी बातें इसके अंदर कवर होती है। या आप अपने मन से भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो आपका पूरा फ्रेमवर्क है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो ये बिल्कुल ऐसे बताता है कि पहले सीईओ होगा, फिर उसके बाद बाकी के लोग होंगे, फिर मैनेजर्स होंगे, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेन बात ये है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या बोलता है, बोलता है भैया देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर एक तरीके से बताता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पहला पार्ट होता है। ये बोलता है देखिए, जैसे एक सीईओ होता है, उसके अंदर में ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस का, सेल का, रिसर्च का और ऑपरेशन का, इन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए। ये क्या है, ये फंक्शन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगने वाले फंक्शन। तो ये तो यूज होंगे, ये तो ज्यादातर बिजनेस में हर जगह यूज हो रहे हैं भैया। लेकिन टाइप्स में हमने फंक्शनल पढ़ा, इसके बाद डिविजनल भी था। डिविजनल क्या था फिर, डिविजनल बच्चों बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं जिनके नेचर प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, मतलब एक्स डिवीजन, वाई जेड, अलग अलग। मतलब जिसमें क्या हो जाता है कि भैया आप एक ही चीज नहीं बनाते। सपोज करें टाटा, टाटा क्या करती है, टाटा पहले अगर उसका एक डिपार्टमेंट देखें तो वो कार बनाती है, अब दूसरा डिपार्टमेंट देखें तो वो प्रोडक्ट पर डील करती है, चाय पत्ती और ऑल। अगर हो सके कि उसका एक और डिपार्टमेंट जिसमें वो एसी बनाती है। तो भैया ये सब कुछ अलग अलग है। तो सारे डिपार्टमेंट में लगने वाले फंक्शन सेम ही है, चाहे इसके बोलो चाहे इसको बोलो, सबके सब सेम है। ये कि भैया यहाँ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसकी मार्केटिंग, इसका फाइनेंस, ये अलग है। अब यही जो कार बेच रहा है, क्या वही एसी भी बिकवा देगा क्या? क्या जो मार्केटिंग कार की संभाल रहा है वो एसी भी संभाल लेगा क्या? या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दोनों डिपार्टमेंट एक ही है क्या, दोनों एक ही साथ काम कर लेंगे? या फाइनेंस इसका अलग? इसीलिए टाटा ने सबको अलग अलग करके रखा। तो अब टाटा जैसी बड़ी कंपनी क्या बोलती है कि भैया मैं फंक्शनल तो स्ट्रक्चर यूज करूंगा, लेकिन उसके पहले डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करूंगा। इसका ये मतलब है कि भैया बड़ी कंपनीज ज्यादातर डिविजनल यूज करेंगी, पहले अपने नेचर प्रोडक्ट के हिसाब से उसको बांट देंगी, उसके बाद फंक्शन अप्लाई कर देंगे। फंक्शन सबके सेम ही होंगे, कुछ अलग नहीं। इससे फायदा क्या, वही सेम बात होगी, इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे पहले यहां पर एक चीज और पूछी जाती है कि एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल में जहां आप हमेशा बिजनेस की बात करते हो, जहां पर एक जो कंपनी के जो हेड्स होते हैं वो ऊपर होते हैं, उसका जो बातें होती है वो चेन और सीक्वेंस में जाती है। क्योंकि आपने जो फॉर्मली टॉक करी है या बताया है बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए, ये ऊपर पॉलिसी बनती है और नीचे 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 तक जाती है। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफॉर्मल में कोई किसी को भी कुछ भी बता रहा होता है रैंडमली। ये सिर्फ सोशल इंटरेक्शन के लिए, दोस्ती यारी बनी रहे, अच्छा खासा इंडस्ट्री में मन लगा रहे, इसलिए करना है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्मल जरूरी है कि इनफॉर्मल? तो याद रखिए आपका आंसर दोनों होगा, बोथ। हमेशा बोथ पर ही टिक करिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें वो पूछेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ज्यादा बेटर है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल। तो इसलिए बोला जाता है इनफॉर्मल भी जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो।
कभी कोई बातें ऐसी ना हो कि जो दबी रह जाए। फॉर्मल के चक्कर में कई चीजें बहुत पीछे चले जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप स्कूल जा रहे हो, मैंने बोला आप बिल्कुल किसी से बात नहीं करोगे, अपना लंच किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, चुपचाप बैठिए पढ़िए और आ जाइए। और कितनी देर पढ़ लोगे तुम, कितने दिन जाओगे स्कूल, छोड़ दोगे जाना? क्योंकि भैया थोड़ा सा दोस्ती यारी भी चाहिए। तो ये सब चीजें जरूरी है, आप टीचर से बहुत ओपनली बात कर सकें कि भैया मुझे दिक्कत है, ये है वो है, तो ये जरूरी है। अब इसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएं, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अपना रीड करिएगा, इसके पॉइंट लिखिए और साथ में कुछ अपने मन से भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बातें इसकी बिल्कुल मेन बुक से कवर होनी चाहिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप ये करिएगा। फिर आता है सीधे इंपॉर्टेंट डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या है? अथॉरिटी जब आप किसी को डेलीगेट करते हो, मतलब कि अगर मैनेजर है, मैनेजर ने अपने काम को क्या कर दिया, अपने नीचे वाले 3 छोटे मैनेजर्स को काम दे दिया या सुपरवाइजर्स को दे दिया, बोला कि भैया तुम ये काम करो, मैं तुम्हें पावर देता हूं कि तुम्हारी बात सब सुनेंगे और तुम्हें तुम्हें ये काम कराना है। तो ये मैनेजर तुम में क्या कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है, वो डेलीगेट कर रहा है अथॉरिटी, ये भैया जाओ मैं बोल रहा हूं तुम करवाओ और सब लोग करेंगे, देखना तुम्हारी बात सब सुनेंगे। तो भैया इसके फायदे हैं कि आपको अथॉरिटी मिलती है तो आप लोगों को कमांड कर सकते हो, कमांड करोगे, उन्हें असाइन ड्यूटी, उनको काम दीजिए, वो काम करके देंगे। और इवन आफ्टर कि भैया अगर ये काम नहीं हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। और अगर आप ये काम नहीं करा पाए, आपको अथॉरिटी मिली थी, आपने आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, अब अकाउंटेबल भी आप ही हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि भैया ये तीनों चीजें एक साथ ही चलती हैं। अगर किसी को भी क्या दे रहे हो, कमांड देने का पावर दे रहे हो, तो इसका मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई है और वो अकाउंटेबल भी होगा। तो इसका मतलब कि अगर तुमको डेलीगेशन की प्रोसेस पूछी जाती है तो शायद ये प्रोसेस में लिखने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एक प्रोसेस है जो स्टार्टिंग होती है इस तरीके से। ठीक है, अथॉरिटी आपको ऑर्गेनाइजेशन देती है, अथॉरिटी मिल गई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस है। इसलिए डेलीगेशन की प्रोसेस, कई बार बच्चे बोलते हैं कि ये पढ़ा नहीं है कहीं पर, क्या डेलीगेशन की प्रोसेस पढ़ाई थी, बुक में था, तो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोसेस भी है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, ये आप अपने मन से लिख सकते हो। डेलीगेशन अगर अच्छा है तो भाई आपका काम अच्छे से डिवाइड होगा, जल्दी होगा, ग्रोथ होगी, या आप मन से भी लिख सकते हो। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक बात याद रखिएगा, जो भी बिजनेस बिल्कुल सेंटर, एक जगह से कंट्रोल हो रहे हैं और उनका एक ही हेड ऑफिस है, सब कुछ वो एक ही जगह से कंट्रोल कर रहे हैं, सबको उनकी सुननी है, तो भाई ये सेंट्रलाइज बिजनेस कहलाता है। छोटे बिजनेस ज्यादातर सेंट्रलाइज होते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस होते हैं जो डिसेंट्रलाइज होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह काम कर रहे थे। सपोज करिए कि भाई मेरे ऑफिस मुंबई में है, पुणे में है, दिल्ली में है, तो हर जगह मेरे कुछ कुछ ज्यादा ज्यादा ब्रांच है, तो मैंने हर जगह कुछ कुछ अपने ऑफिस बना दिए कि भैया तुम लोग क्या करो, मुंबई का मुंबई वाले सारे तुम लोग सब, मुंबई में जितनी ब्रांच है तुम लोग संभालो, दिल्ली में जितनी ब्रांच है दिल्ली वाला संभालेगा, एक हेड ऑफिस वहां दे दिया। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। जब सिस्टमेटिक डेलीगेशन कर रहे हो, आपको पता चल गया आपको बिजनेस एक लेवल तक बहुत बढ़ चुका है, तो आपको डिसेंट्रलाइज होना ही पड़ता है। एक बात और बता दूं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर ऐसे होते हैं जो आपको केस स्टडी में इजीली समझ आ जाएंगे। बड़े बिजनेस के नाम पर आप डिसेंट्रलाइज चले जाओगे, एक ही जगह से कंट्रोल करना, उसको सेंट्रलाइज बोल दोगे। लेकिन दिक्कत जब होगी जब आपको डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसका डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, इसलिए प्लीज उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी इंपॉर्टेंस आप अपने मन से लिख सकते हैं कि भैया क्या होगा, क्विक डिसीजन वगैरह सारी चीजें जल्दी होंगी। अगर आपको मैं बोलूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या डिफरेंट है, तो डेलीगेशन बेटा एक ही ऑफिस में मैनेजर ने आपको काम दिया, अब दिन भर वॉच भी कर रहा है, आप उसकी नजर में भी हो, ज्यादा फ्रीडम बोलने की है बस, आपको मिली नहीं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में आपको अच्छी फ्रीडम मिलती है, ग्रोथ के चांसेस होते हैं, क्विक डिसीजन होता है, क्योंकि आपको एक पूरा ब्रांच चलाने को मिल जाता है और वो ब्रांच आप अपने हिसाब से चला सकते हो। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा फ्रीडम देता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।